वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस काउंसलर, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल ड्रेसर और इसके अलावा केनलमैन। इन सभी एग्जाम्स में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यानी कि इस एक वीडियो से आपकी टोटल 4 अलग अलग पोस्ट कवर होने वाली है। जैसा कि पहली हमारी एनिमल ट्रांसपोर्ट, दूसरा स्ट्रेस काउंसलर, तीसरी है एससी ड्रेसर और फोर्थ है किनलमैन। तो इन सभी से जुड़े हुए आप क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये हमारा मॉडल पेपर 1 रहने वाला है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे और भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें मैंने जीके, जीए, साइंस ये सभी इंक्लूड किया है। इसके अलावा हम 25 क्वेश्चंस ही यहाँ पर हिंदी के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने ग्रामर प्लस थ्योरी दोनों से ही आपके क्वेश्चंस लिए हैं हिंदी के। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक आपका एग्जाम होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे हम मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग और मैथ्स से भी जोड़ने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। रीजनिंग प्लस मैथ्स भी हम लेकर आएंगे, यानी कि आपका कंप्लीट 100 नंबर का मैं पेपर, मॉडल पेपर यहाँ पर लेकर आऊंगा। बस आप हमें रिस्पॉन्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए अब वीडियो हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये आपका कहाँ कहाँ पर काम आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने इस वीडियो में मेनली जीके, जीए और हिंदी शामिल किया है। जीके, जीए और हिंदी हमने इसमें शामिल किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एससी ड्रेसर का यहाँ पर मैंने सिलेबस लगाया है। तो इसमें भी आपको 10 नंबर का हिंदी आ रहा है और जनरल अवेयर्स 10 नंबर का आ रहा है, यानी कि आपको ये स्ट्रेस काउंसलर में काम आने वाला है। फिर आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने हेड कांस्टेबल ड्रेसर का लगाया है। तो यहाँ पर भी आपको जनरल अवेयरनेस 5 नंबर का और हिंदी 5 नंबर की आने वाली है। तो उसमें आपको वीडियो काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। फिर हमारा कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट साथियों, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और हिंदी के भी आपको टोटल 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको ये एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी काम आएगा। और किनलमैन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन और हिंदी के 5 क्वेश्चन, यानी एक वीडियो से टोटल हम 4 तरह की पोस्ट को कवर करने वाले हैं। अब आपने जिसमें इसमें फॉर्म भरा है, मान लो आपने एनिमल ट्रांसपोर्ट में फॉर्म भरा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ड्रेसर में, स्ट्रेस काउंसलर में भरा है तो भी वीडियो को देख सकते हैं, और केनलमैन में भरा है तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? यानी कि जो भारत नाम हमें मिला है ये किस प्राचीन काल के राजा से जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा महाराणा प्रताप, दूसरा विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा विकल्प है सम्राट भरत चक्रवर्ती और फोर्थ है अशोक मौर्य। तो इस क्वेश्चन का हमारा साथियों करेक्ट आंसर है भरत चक्रवर्ती। कौन? भरत चक्रवर्ती। यानी कि जो चक्रवर्ती राजा भरत थे उन्हीं के नाम पर बाद में भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत देश पड़ गया। तो जो हमें भारत नाम मिला है वो किसके नाम पर मिला है? वो चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर मिला है। तो जो हमारा ऑप्शन तीसरा है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्या है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दिल्ली और फोर्थ है साथियों हमारा मद्रास। तो करेक्ट आंसर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा साथियों? मुंबई। और इसको हम भारत की क्या बोलते हैं? तो इसको हम भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, मुंबई को आर्थिक राजधानी। ये हमारा सबसे बड़ा शहर है और इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा 28 राज्य हैं, दूसरा है 29, थर्ड विकल्प है 36 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 15। तो साथियों वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वो है 28 राज्य। कितने? 28 स्टेट है टोटल भारत में। तो ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि यहाँ पे सबसे लंबी नदी पूछा है। तो पहला ऑप्शन है गंडकी, दूसरा है कोसी नदी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी और फोर्थ है गंगा नदी। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा गंगा नदी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल हम अगर लंबाई की बात करें तो वो है साथियों 2500 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। फिर आप सभी को पता ही होगा कि ये उत्तराखंड, फिर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में, आखिर में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी गंगा नदी। लंबाई कितनी टोटल? 2525 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो जो इंडिया है हमारी सबसे चौड़ी रिवर कौन सी है? अभी हमने लंबी देखी। फर्स्ट विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है गोमती नदी, तीसरा है गंगा नदी और फोर्थ है चंबल नदी। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक ब्रह्मपुत्रा। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों वो है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत से। कहां से? जो तिब्बत है वहां से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में बहते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और फिर साथियों असम में होते हुए बांग्लादेश में ये भी प्रवेश कर जाती है। तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग नाम से इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ता है असम में। कहां पर? असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो पहला विकल्प है चार मीनार, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, तीसरा ऑप्शन है झुलता मीनार और फोर्थ ऑप्शन है शहीद मीनार। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों शहीद मीनार। क्या है? सॉरी कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी साथियों? वो है कुतुब मीनार, जो कि कहां पर स्थित है? तो हमारे दिल्ली राज्य में स्थित है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। और ये क्या है? तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो वो हो जाएगा हमारा कुतुब मीनार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जो आज हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ये देश भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जुरेसिक लैंड का, दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना लैंड का, थर्ड ऑप्शन है आर्यावर्त लैंड का और फोर्थ ऑप्शन है अंगारा लैंड का। यहाँ पे अंगारा लैंड हो जाएगा। साथियों करेक्ट आंसर है गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये मूलतः किसका अंग है साथियों? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपने कभी थ्योरी में भूगोल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि पहले एक पेंजिया था और पेंथालासा था, फिर दो टुकड़े हो गए। ऊपर वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड और नीचे वाला हिस्सा अंगारा लैंड है ना। तो जो हमारा भारत है वो किसका हिस्सा है? तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? तो साथियों यहाँ पर बताना है कि हमारे किस प्रधानमंत्री की जो समाधि है उसका नाम शांतिवन है। तो फर्स्ट विकल्प देखते हैं इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री और फोर्थ विकल्प है राजीव गांधी जी। साथियों दिल्ली में स्थित शांतिवन जो है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है शांति वन। क्या है? शांति वन। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो साथियों जो अजंता केव्स हैं वो कहां पर है, किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट विकल्प देखेंगे ओडिशा राज्य, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश राज्य, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और फोर्थ विकल्प हो जाएगा हमारा केरल। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र राज्य। कहां पर? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस राज्य में पड़ती है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। सालार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऐसे प्रश्न आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिल जाते हैं कि सालार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा है जयपुर में और फोर्थ है लखनऊ में। तो साथियों जो सालार जंग हमारा म्यूजियम या संग्रहालय है ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद हमारे तेलंगाना राज्य की राजधानी है। साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं हम किसकी, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की हुआ करती थी लेकिन अब सेपरेट हो गई है, सिर्फ ये तेलंगाना राज्य की ही राजधानी है। तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? यानी कि वो कौन सा डांस है जिसको मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं? तो फर्स्ट विकल्प है गरबा नृत्य, दूसरा है घूमर नृत्य, तीसरा है गेर नृत्य और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा घुड़ला नृत्य। तो साथियों करेक्ट आंसर है गेर नृत्य। जो गेर नृत्य है ये क्या है? मेल और फीमेल इसको स्त्री पुरुष दोनों ही परफॉर्म करते हैं। अच्छा गेर नृत्य कब किया जाता है? तो साथियों ये होली के त्योहार पर किया जाता है। यानी कब? जब होली फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उस समय गेर नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो इसको मेल फीमेल दोनों करते हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पतंजलि का संबंध किससे है? तो जो ऋषि पतंजलि थे उनका संबंध किससे है? फर्स्ट विकल्प है वैश्विक दर्शन से, दूसरा है न्याय दर्शन से, तीसरा ऑप्शन है सांख्य दर्शन से, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा योग दर्शन से। तो साथियों करेक्ट आंसर है योग दर्शन से। किससे? योग दर्शन से। तो जो पतंजलि का संबंध है वो किससे है? तो वो योग दर्शन से है। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो प्राचीन हमारा
प्राचीन हमारी पुस्तक वगैरह है उसमें 6 प्रकार के षट दर्शन की बात करी गई है कि इसमें जो हमारा प्राचीन पुस्तक है उसमें षट दर्शन की बात करी गई है, तो उसमें से योग दर्शन भी एक हमारा दर्शन है। चलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई सारी एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, रिपीट भी बहुत बार हो चुका है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन है साथियों? राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन के लिए भी बहुत ज्यादा कार्य किया था, और इन्हीं के प्रयासों से फिर अंग्रेजों ने क्या किया? सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यानी कि उस पर बैन लगा दिया। तो ये दोनों काम किसने किए हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय, सती प्रथा की उन्मूलन तो वो भी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? यानी कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, वो यहाँ पर पूछा गया आपसे। पहला ऑप्शन देखते हैं हम 26 नवंबर 1935, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा है हमारा 27 सितंबर 1925 और फोर्थ है 26 जनवरी 1950। तो साथियों जो आरएसएस है इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925। कब? 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर हेडगेवार, कौन? डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना कहां पर करी थी? तो नागपुर में करी थी। कहां पर? नागपुर में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो भारत आजाद हुआ था, इसके दो टुकड़े हुए थे, भारत पाकिस्तान। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। चलिए अन्य विकल्प हमने देख लिए, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा 27 सितंबर 1925, डॉक्टर हेडगेवार, नागपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न साथियों मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि यहाँ पर हमने स्टैटिक्स के, भूगोल के, इतिहास के, पॉलिटी के, साथ साथ साइंस, सभी विषय के मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं, ताकि आपका कंप्लीट जीके, सॉरी आपका जीके और जीए यहाँ पर कवर होने का प्रयास के कवर हो जाए। तो मैंने सभी के थोड़े थोड़े प्रश्न लिए हैं, और ऐसे ही मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लाऊंगा। बस आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो पूरा देखें, एटलीस्ट एक वीडियो तो आप पूरा देखें ताकि आपको समझ पाए किस प्रकार के क्वेश्चन हम वीडियो में शामिल करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, या दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो फर्स्ट विकल्प है दैनिक गति के कारण, क्या के कारण? दैनिक गति के कारण। दूसरा है वार्षिक गति के कारण। तीसरा ऑप्शन है हमारा 6 माही गति के कारण, और फोर्थ है तिमाही गति के कारण। सभी को पता है साथियों कि पृथ्वी पर दिन रात उसकी दैनिक गति के कारण होते हैं। क्या कारण? दैनिक गति के कारण। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, दैनिक गति, उसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल से क्वेश्चन है और कई सारी परीक्षाओं में आ चुका है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है यूरेनस और फोर्थ है हमारा शुक्र ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या है साथियों क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लाल ग्रंथि, दूसरा है हमारा थायराइड ग्रंथि, तीसरा है यकृत और फोर्थ है आमाशय। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा यकृत, यानी कि लीवर जो हमारा होता है, क्या होता है? जो हमारा लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में मादा प्रजनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? क्या है प्रश्न कि मनुष्य में मादा प्रजनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो एस्ट्रोजन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है, रिलैक्सिन होता है, या सभी कथन सत्य, यानी कि सभी का होता है। तो जो मनुष्य साथियों मादा जनन अंग होते हैं उनसे किस प्रकार के हार्मोन का स्त्राव होता है? तो साथियों वो होता है प्रोजेस्टेरोन का। किसका? प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पर स्त्राव होता है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? क्या है प्रश्न कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा विकल्प है सेरिबेलम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियां होती साथियों उसका नियंत्रण करता है सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो ऑप्शन तीसरा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? क्या है प्रश्न कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जो हमारे टीयर्स होते हैं खासकर, चलिए छोड़िए अब। पहला ऑप्शन है सामान्य नमक, दूसरा है समुद्र, तीसरा है स्टार्च, फोर्थ है ग्लूकोज। तो साथियों आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। क्या होता है?
सामान्य नमक हमारे आंसुओं में घुला रहता है, जब इसीलिए आपने जब छोटे बच्चे देखा होगा कि वो रो के चुप हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे सफेद सफेद लाइन जहां जहां आंसू जाते हैं वो जम जाते हैं, वो एक नमक ही होता है, तो इसलिए वो जम जाता है। तो आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक घुला रहता है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगती है, जो लोहे पर जंग या रस्ट लगती है वो किस कारण से लगती है? फर्स्ट ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा है जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तीसरा है क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से, और फोर्थ है उपयुक्त सभी के कारण। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी के कारण। तो जो लोहे पर जंग लगती है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगती है, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, और क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी कारणों से जंग लगती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने करी थी? साथियों जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने करी थी? पहला है बेंटिक महोदय ने, दूसरा है टोमेक ने, तीसरा है रोनाल्ड रास ने, और फोर्थ है विलियम हार्वे ने। तो साथियों इंसुलिन की खोज करी थी बेंटिक ने। किसने? बेंटिक, ये क है ना, बेंटिक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इस प्रकार से बेंटिक ने। किसने करी थी? बेंटिक ने इसकी खोज करी थी इंसुलिन की। ये क्या है? एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा है जो शक्कर के मरीज को दी जाती है उसका शुगर लेवल कम ज्यादा करने के लिए, यानी कि मेंटेन करने के लिए। तो इंसुलिन की खोज किसने करी? तो करी है बेंटिक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, जो हमारे वनस्पति तेल होते हैं उनको घी में परिवर्तित किया जाता है। तो पहला है ऊष्मा उपचार से, दूसरा है हाइड्रोजनीकरण से, तीसरा है ऑक्सीजन द्वारा, और फोर्थ है एंजाइम्स के द्वारा। तो साथियों वनस्पति तेलों में घी को परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण से। कैसे हाइड्रोजनीकरण से किया जाता है? ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अब अगला प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था के बैंक है? यानी साथियों जो भारत में टोटल कितने गवर्नमेंट बैंक है? तो ये सारे ऑप्शन गलत है, मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करके बताऊंगा कि भारत में कितने सार्वजनिक बैंक है। तो साथियों टोटल भारत में 12 पब्लिक बैंक है। कितने? 12 हमारे पास पब्लिक बैंक है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के, किसके? गवर्नमेंट के बैंक है। कितने? 12 हमारे पास पब्लिक बैंक है। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें साथियों तो हमारे पास 21 प्राइवेट बैंक है। क्या है? 21। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। 21 क्या है हमारे पास? प्राइवेट बैंक हैं। तो 12 कितने? 12 क्या हो गए? पब्लिक हो गए, और 21 हमारे पास प्राइवेट बैंक हो गए। इसके साथ साथ साथियों हमारे कुछ रीजनल बैंक भी होते हैं। कितने? रीजनल। तो पूरे भारत में 43 रीजनल बैंक है। क्या है? पूरे भारत में 43 रीजनल बैंक हैं। तो ये प्रश्न मैंने आपको अच्छे से बता दिया तीनों तरीके से। तो भारत में कितने सार्वजनिक संस्था के बैंक है साथियों? वो है 12। जैसे कि हो गया हमारा एसबीआई। क्या हो गया? एसबीआई। इस प्रकार से प्राइवेट बैंक जैसे कि हमारा आईसीआई, एक्सिस, ये हमारे प्राइवेट हो गए। और रीजनल बैंक साथियों जो अपने अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का हूं तो हमारा है एमपीजीबी। क्या है? एमपीजीबी, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। इस प्रकार से है ना। तो भारत में कितने सार्वजनिक बैंक हो जाएंगे? टोटल 12 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बैंक प्रदान करती है, जो बैंक है वो हमें क्या प्रदान करती है? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय सेवाएं, दूसरा है प्रत्यक्ष सेवाएं, तीसरा है वित्तीय सेवाएं, और फोर्थ है अन्य। तो साथियों बैंक हमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। क्या करती है? बैंक हमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बैंक क्या करती है साथियों? तो बैंक हमारी जो डेड मनी होती है उसको क्रिएटिव मनी में बदलने का भी काम करती है। क्या करती है बैंक? जो हमारी डेड मनी है उसको क्रिएटिव मनी में बदलने का भी काम कौन करती है? तो वो भी बैंक ही करती है। चलिए तो साथियों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। जीके जीएस कुछ भी मान लीजिए आप इनको। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिंदी पर जाने वाले हैं। तो साथियों हम वीडियो में आधा आ गए हैं, तो प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, और इसको शेयर भी करें अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, उससे आप ऐड हो जाना, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अभी तक मैंने अपना कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, तो वो भी हम बनाने का सोच रहे हैं। तो फिर हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो आपको अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जुड़ जाना। आपको पीडीएफ इसका एज इट इज जैसा पढ़ा रहा हूँ ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट टॉपिक और हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में हम टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हिंदी के देखने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के और कुछ हिंदी थ्योरी के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा है। जो साथियों ब्रज भाषा है ये क्या है? पहला विकल्प हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, दूसरा है बिहारी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, और फोर्थ है पूर्वी हिंदी। तो साथियों जो ब्रज भाषा है ये क्या है? ये पश्चिमी हिंदी है। क्या है? पश्चिमी हिंदी है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? जो मगही है ये किस भाषा की बोली है? तो पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी, और फोर्थ है राजस्थानी। तो साथियों जो मगही है ये हमारी
बिहारी भाषा की बोली है। क्या है? बिहारी भाषा की बोली है। जैसे कि भाषाओं की कुछ उप बोलियां और बोलियां भी होती हैं, जैसे कि हिंदी भाषा, तो इसकी बोली कौन सी है? मालवी, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में बोली जाती है। ऐसे ही तो साथियों, जो मगही है किस भाषा की बोली है? तो ये बिहारी भाषा की बोली है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यानी कि जो हिंदी खड़ी बोली है, इसका अपभ्रंश हमें बताना है कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है मागधी, दूसरा है शोरसेनी, तीसरा है ब्रांचड़ और फोर्थ है अर्ध मागधी। क्या है? अर्ध मागधी। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शोरसेनी। क्या हो जाएगा? शोरसेनी। तो जो खड़ी हिंदी बोली है ये शोरसेनी अपभ्रंश से, किससे? शोरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, शोरसेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। यानी कि जो भारत के राज्यों का निर्माण हुआ था वो भाषा के आधार पर किया गया था। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, इस वर्ष बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1953 में, दूसरा है 1954 में, तीसरा है 1956 में और फोर्थ है 1952 में। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। कब? 1956 साथियों भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन किया गया था और पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य था साथियों जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। और अब इसके भी दो टुकड़े हो गए, एक और क्या होगा? तेलंगाना। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सटर्नल नॉलेज दे रहा हूँ कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की संरचना की गई थी 1956 में और पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यानी कि कौन सी डेट थी जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? पहला ऑप्शन देखते हैं हम, 26 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949। तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 और फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। के है 1947। करेक्ट आंसर रहेगा 14 सितंबर 1949। इस दिन साथियों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था और इसी दिन हम क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और आपको हमारे चैनल का लोगो कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसको मैंने ही डिजाइन किया है। रियल जीके एनालिसिस, लर्न मोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। क्या है? कि हिंदी की आदि जननी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा है अपभ्रंश और फोर्थ है संस्कृत। तो साथियों हिंदी की आदि जननी भाषा है कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। क्या है? संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का जन्म हुआ है। तो हिंदी की आदि जननी कौन हो जाएगी? तो वो संस्कृत हो जाएगी। ऑप्शन फोर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाता है? मैंने आपको अभी बताया 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 क्या हुआ था? राजभाषा का दर्जा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो साथियों जो हिंदी की एक विशिष्ट बोली है जिसको हम ब्रज भाषा बोलते हैं, ये किस रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको हमने तकनीकी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। दूसरा है राष्ट्रभाषा में, तीसरा है काव्य भाषा में और फोर्थ है राजभाषा में। तो साथियों जो ब्रज भाषा है इसका हमने काव्य भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। जितने भी हमारे कवि थे उन्होंने बहुत ज्यादा काव्य लिखा है किसमें? ब्रज भाषा में। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? साथियों जो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश, इसमें हम हिंदी को किस वर्ग के रूप में रखेंगे? तो इसको हम राजभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में इसको हम रखेंगे? तो साथियों इसको हम राजभाषा के रूप में रखेंगे। इस भाषा में राजभाषा के रूप में रखेंगे। इसको हम राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है नीचे के चार राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक बहुत ज्यादा हिंदी का विरोध करते हैं। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसको हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? साथियों जो हमारी हिंदी है ये किस भाषा परिवार की भाषा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा है आस्ट्रिक, तीसरा है चीनी तिब्बती और फोर्थ है भारोपीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारोपीय। तो हिंदी किस भाषा की है, किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन फोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम हिंदी का प्रारंभिक विकास देख रहे साथियों, जितने भी हमने अब तक 10 ऑब्जेक्टिव किए हैं ये हिंदी भाषा का विकास वाले चैप्टर से लिए। हिंदी भाषा का विकास यानी कि कहाँ से कैसा क्या आया, काफी डिटेल्ड चैप्टर है ये। इसको अगर आपने पकड़ कर लिया तो समझ लो हिंदी आसान है। तो हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? वो है भारोपीय भाषा की। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है?
तो बिना ऑप्शन देखे ही बताएंगे हिंदी भाषा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी हिंदी, इसके बाद तमिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये थोड़े साथियों हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है, यहाँ से हिंदी ग्रामर के। तो यहाँ पर मैंने ग्रामर भी लिया है। अगले बार हम रस, छंद, मुहावरे, लोकोक्ति सभी लेंगे, तत्सम, तद्भव। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी साथियों जो त है ना, त, थ, द, ध, है ना, तो जो त वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है मूर्धा, दूसरा है दंत, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ, और फोर्थ है हमारा कंठ। क्या है? कंठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दंत। जब भी इनको हम बोलते हैं तो दांतों का इस्तेमाल करते हैं, त, थ, द, ध। तो ऐसे आप बोल कर भी उसका हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है दंत। क्या है? दंत। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? साथियों जो हमारा प वर्ग है, प, फ, है ना, तो जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पहला है दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा है ओष्ठ, और फोर्थ है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ओष्ठ, यानी कि हमारे होठ। यहाँ पर मैं लिख देता हूं होठ। तो साथियों प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो हमारे होठ हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। च वर्ग का स्थान कौन सा है? किसका? च, ज, झ, है ना। तो जो च वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? छ भी आता है बीच में, आप सोचेंगे कि गलत लिख दिया। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तो तालु, ओष्ठ, कंठ, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तालु। तालु यानी कि जीभ के नीचे। बोल के देखिए, च, तो जब जीभ नीचे टच होती है, छ, झ, झ, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है हमारा तालु। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? जो वर्णों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समूह शब्द, दूसरा है संयुक्त शब्द, तीसरा है वर्णमाला, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ये क्या है? ये वर्ण है, और इनका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? उसको हम बोलेंगे वर्णमाला। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे क, ख, ग, ऐसे हमारा वर्णमाला है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। श, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? श, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है तवर्गीय व्यंजन, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये एक से अधिक वर्णों को मिलाकर हमने बनाए हैं। तो श, त्र और ज्ञ ये क्या है? तीनों संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर तत्सम तद्भव पूछा है आपसे। पुस्तक कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन देखेंगे तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज, और फोर्थ है विदेशज। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा तत्सम। क्या है ये? पुस्तक कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। आग कौन सा शब्द है? यहाँ पर हमें आग बताना है। तो ये तत्सम है, दूसरा विकल्प तद्भव, तीसरा देशज, और फोर्थ विदेशज। तो साथियों जो हमारा आग है ये तद्भव है। क्या है? आग तद्भव है। आगे हम किसी चैप्टर में इनको पूरा अलग से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आग कौन सा शब्द है। तो तद्भव ऑप्शन दूसरा यहाँ पर भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है पृथ्वी कौन सा शब्द है? कौन सा? पृथ्वी कौन सा शब्द है? साथियों पृथ्वी भी एक तत्सम शब्द है। क्या है? पृथ्वी तत्सम शब्द है। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है टेबुल कौन सा शब्द है? जो टेबुल या टेबल है ना साथियों, टेबुल या टेबल, तो टेबल कौन सा शब्द है? तो पहला है ऑप्शन देशज, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा है विदेशज, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज। तो टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कौन सा शब्द है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे यौगिक, दूसरा है रूढ़, तीसरा है योग रूढ़, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा रूढ़। तो नाग कौन सा शब्द है? तो नाग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल में कौन सा संज्ञा है? तो पहला ऑप्शन है समूहवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, और फोर्थ है भाववाचक। तो साथियों जो फूल है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा चैप्टर बहुत बड़ा है, उसको आप पढ़िए कभी। अगर आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट में सिलेक्शन लेना है साथियों तो फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट में सीधे सीधे 25 नंबर की हिंदी आ रही है, जैसे कि हमारी एसएससी जीडी में आती है ना। सेम आजकल एसएससी जीडी में 20 नंबर की आने लग गई है, लेकिन उसी वाला फंडा है यहाँ पर भी। तो फुल कौन सी संज्ञा है साथियों? तो वो है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न हमारा, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? क्या है ईमानदारी? कौन सी संज्ञा है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा ऑप्शन है समूहवाचक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। तो जो ईमानदारी है कौन संज्ञा है? भाववाचक है। ऐसे समझो कि ईमानदारी एक भाव है, चोरी करना किसी का भाव है, स्वभाव है ना। तो ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला है लंबोदर कौन सा शब्द है? क्या है कि जो लंबोदर है साथियों वो कौन सा शब्द है? लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर अर्थात कौन? हमारे भगवान गणेश जी। बताइए इसमें कौन सा समास है? कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता हो तो कि इसमें कौन सा समास है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मैं जवाब दूंगा। तो लंबोदर कौन सा शब्द है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़ और फोर्थ है ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा योग रूढ़, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लंबोदर कौन सा शब्द है? योग रूढ़। और यहाँ पर साथियों हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। टोटल हमने यहाँ पर